और तय कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम आमंत्रित करना चाहेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उच्च सदन में सांसद अखिलेश सिंह जी को। हमारे सहयोगी प्रीतम से हम आग्रह करेंगे कि उन्हें मंच पर लाने में हमारा सहयोग करें। अखिलेश सिंह जी को। हमारे साथ कार्यकारी संपादक आनंद विजय सिंह जी, इस बिहार मंथन 2025 में विशुद्ध राजनीतिक चर्चा अखिलेश जी के साथ। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है जी सर। हमारे प्रधान संपादक अनुराग ठाकुर जी उनका स्वागत करते हुए, आनंद विजय जी, और एक स्मृति चिन्ह कार्यक्रम में आने और अपना समय देने के लिए। तो अखिलेश जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे कार्यकारी संपादक आनंद विजय सिंह जी। बहुत स्वागत है आपका अखिलेश प्रसाद सिंह जी। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा में सदस्य हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और केंद्र सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। एक लंबा अनुभव राजनीतिक क्षेत्र में, और इनके नेतृत्व में कांग्रेस में एक ऊर्जा का संचार भी हुआ। और आज जब 2025 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार मंथन में कशिश न्यूज के इस कॉन्क्लेव में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2025 में जो प्रयोग होंगे उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में आने के लिए। इस बार में के चुनाव में कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी जब चुनाव के लिए तैयार रहता है और कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी ने, आपने अगर देखा होगा, एनालाइज करते हुएगा तो पिछला लोकसभा चुनाव में यहाँ पहले से बेहतर प्रदर्शन किया और 2019 के मुकाबले 10,82,000 वोट हम लोगों को ज़्यादा आया। पिछली बार भी 9 सीट पर लड़े थे, इस बार भी हम लोग 9 सीट पर लड़े, लेकिन 1 सीट की जगह 3 सीट आए और 2.4% वोट का बढ़ोतरी हुआ। हर सीट पर 4 लाख से ज़्यादा वोट आया। जहां हारे भी वहां भी कोई सीट ऐसा नहीं है जहां हम लोगों को 4 लाख से कम वोट आया हो। फिर 1 साल और हुआ है जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसमें निश्चित रूप से महागठबंधन जो बना है हम लोगों का, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और वाम दलों का, वो बेहतर प्रदर्शन करेगी और चौंकाने वाला परिणाम बिहार देने वाला है। अब आपने वोट परसेंटेज की बात की सर। वोट परसेंटेज 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट आपको मिली थी, 7.85% वोट था। 7.85%। 7.1। अच्छा। और 2024 में 9.20%। और उसके बाद अब विधानसभा का जो चुनाव हुआ, 1985 में आप 196 सीट लेकर आए और 39.3% था। वहां से फिर 2000 में आप 23 सीट पर आए, 11.06%, और 2005 के बाद तो आप डबल डिजिट में पहुंच ही नहीं पाए। पिछला 2 चुनाव का बात होना चाहिए। मतलब बाकी 1947 में तरह से कि उस तरह से आप आए, लेकिन फिर तो 1984 में वो भी परसेंटेज देख लीजिए, आज तक का रिकॉर्ड है, तो उसकी बात करने से कोई फायदा नहीं है। जो रिलेवेंट बात है उसका बात मैं कर रहा हूँ। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, आप 9% से ज्यादा, लेकिन 10% से कम ही पर रह जा रहे हैं। वो भी मैं इसलिए आपको ये बात बताया कि उस समय मेरे अध्यक्षता काल में ये चुनाव हुआ था। इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा था, जो आपके पास भी है, कि 2% से ज्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई, सीटों में इजाफा हुआ और 10 लाख से ज्यादा वोट की बढ़ोतरी हुई। तो कहने का मतलब ये कि पहले से लगातार कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, खड़गे जी के नेतृत्व में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और पूरे देश में बेहतर किया। केवल मैं बिहार का बात नहीं कर रहा हूं,
अब लोकसभा में 99 और 100 की संख्या हम लोगों की है, जो पहले 50 के आसपास हुआ करती थी। तो ये गठबंधन की वजह से सीटों का जो तालमेल हो रहा है या वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, ये कांग्रेस अपना आधार मजबूत नहीं कर पा रही? नहीं, गठबंधन में जैसे बाकी पार्टी, हम लोग 9 सीट में जहां 3 सीट लड़े तो थोड़ा स्ट्राइक रेट हम लोगों का बेहतर हुआ। वहीं 22-23 सीट पर आरजेडी लड़ी थी, वो लोग 4 सीट जीते। तो आप गठबंधन की वजह से केवल कह दीजिएगा तो ये चलेगा नहीं। हम लोग का स्ट्राइक रेट बेटर था। 2025 में 2020 वाला ही इक्वेशन रहेगा, मतलब सीटों की संख्या उतनी ही सीटों पर आप लड़ेंगे? नहीं, देखिए अभी कोई फाइनल तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है 2-4-5 सीट बढ़ जाए, 2-4-5 सीट घट जाए। महागठबंधन में और गठबंधन जहां भी अलायंस का पॉलिटिक्स है, उसमें सीटों की संख्या कभी आगे हो सकती है, कभी पीछे हो सकती है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी को कोई गुरेज नहीं है और किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं रहना चाहिए। अभी मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का जो गठबंधन का सरकार है, उसको कैसे हराया जाए, उसके लिए बेहतर उम्मीदवार जिस दल के हों उसको मदद करना है। ये इसलिए भी कि जब 2020 का नतीजा आया था तो 70 सीटों पर आप लड़े थे, 19 सीटों पर जीत हुई थी, तो उस समय कहा गया कि कांग्रेस को ज्यादा सीट दे दी गई, अगर कम दी जाती तो हम सरकार में आते, आरजेडी अगर ज्यादा सीटों पर लड़ती। ये सच है कि कांग्रेस पार्टी को बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था, लेकिन जो सीटों का बंटवारा हुआ था 2020 में, वो कहीं से भी ठीक नहीं था। मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता से अगर पूछिएगा तो 6 जिला ऐसा था जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ी, और 1 जिला पश्चिमी चंपारण ऐसा था जहां 7 सीट कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़ा गया। तो ये ठीक नहीं, इसमें ये बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। बगहा बेतिया दोनों मिलकर एक जिला है, पश्चिमी चंपारण उसी को कहा जाता है। तो वहां 7-7 सीट लड़े, और अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, शिवहर, छपरा, इन जिलों में एक भी सीट नहीं लड़े। तो इस बार कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि कम से कम हर जिले में 1 सीट लड़ी जाए। सरकार बनाने का दावा महागठबंधन की तरफ से हो रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से आप लोगों की वोटर अधिकार यात्रा निकली, उसमें उससे कुछ निकल कर आया, उससे कुछ हासिल हुआ उस वोटर अधिकार यात्रा से? नहीं, हमको लगता है कि आप अगर उस यात्रा को देखे होइएगा, भीड़ तो हुई थी, तो जब भीड़ हुई थी तो भीड़ क्यों आती है? लेकिन भीड़ को वोट में मुद्दा सबको टच करता था, पूरे बिहार वासियों को आंदोलित कर रहा था, उद्वेलित कर रहा था, इसलिए भीड़ हर जगह से आई। अगर सच पूछे तो जो 11 दलों के लोग, हम लोग पहली बार इलेक्शन कमीशन से मिलने गए थे, मैं भी उसका हिस्सा था। तो जब कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तब से सीधे जब हम लोग मिलने गए तो इलेक्शन कमिश्नर्स ने कहा कि नहीं, 20% वोट तो कटेंगे। इसका मतलब प्री सेट आइडिया से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा था। और उपेंद्र बाबू बड़े नेता हैं यहाँ एनडीए के, सब इनका भी बयान आया है, और कई और भारतीय जनता पार्टी के मित्र दलों के लोगों का बयान आया है इस पर। चंद्रबाबू नायडू जो सरकार में शामिल हैं, उनका भी बयान आया। केवल 2 पार्टी ऐसी थी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, और साफ अगर कहा जाए तो दोनों इलेक्शन कमीशन के एक्ट को सपोर्ट कर रहे थे। हम लोकसभा में काम करते थे जब पिछला बार यही चुनाव आयोग ने ये काम किया था। 2003 में जब नहीं, विधानसभा में मैं था, 2004 में लोकसभा हुआ था, स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। एसआईआर जब हुआ तो 1 साल लोकसभा का चुनाव दूर था, 2 साल बिहार का विधानसभा का चुनाव दूर था। तब तो बात समझी जा सकती थी। आप यहीं के हैं, आधार कार्ड को आप नहीं मानते। हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने राजनीतिक पार्टियों की बात सुनी। वोटर आईडी कार्ड को आप नहीं मान रहे थे। एक तरफ मोदी जी की सरकार हर जगह ये कर रही थी, मेरा आधार मेरा पहचान, और आप उस आधार को भी मानने को तैयार नहीं हैं, तो कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। और जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो 65 लाख लोगों के
वोट काट दिए गए। कुछ ऐसे लोगों के भी वोट कटे जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार मृत घोषित थे। और आपने भी देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा टीवी पर, आधा दर्जन से ज्यादा लोग जाके राहुल गांधी जी के साथ चाय पिया जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार मृत थे। और ऐसे लोगों की संख्या मुझे लगता है कि लाखों में है, और लाखों में डिस्क्रिपेंसीज है जो पॉलिटिकल पार्टी के भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने दिया है। तो उसका समाधान निकालना चाहिए, उसका रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि देश की आजादी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा अधिकार मिला देशवासियों को तो एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, उससे भी अगर वंचित किया जाएगा तो फिर राजनीतिक पार्टियां तो कैसे सुप्रीम चुप कोर्ट ने रहेंगी? तो ये भी कहा ना कि बीएलएस जो हैं वो इसमें सहयोग करें। तो बीएलए तो सहयोग के लिए होता ही है। हाँ, राजनीतिक पार्टियों के भी लोग उसमें काम करते हैं, हर राजनीतिक पार्टी का उन लोगों बीएलए है। हाँ, उन लोगों ने शिकायतें दर्ज हो रही हैं। शिकायतें दर्ज हुई है। हम लोगों कांग्रेस पार्टी ने तो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायत दिया है, 89 लाख शिकायत हम लोग दर्ज किए हैं। आपने नहीं देखा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही, यही तो वो लोग कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कांग्रेस कर रही है शिकायत दर्ज, चुनाव आयोग में नहीं शिकायत तो दर्ज जब 0-0 दिखाएंगे इलेक्शन कमीशन तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे, आपको नहीं बताएं तो बताए किसको? फिर एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं? और इलेक्शन कमीशन का महत्व क्या है जब राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं सुनी जाएगी? राजनीतिक पार्टी है इसीलिए इलेक्शन कमीशन का भी मतलब है, रिलेवेंस है। और जब चुनाव आयोग बुलाता है तब आप लोग जाते नहीं हैं। किसने कहा कि जब चुनाव पार्लियामेंट के जो 300 लोग निकले तो चुनाव आयोग ने कहा 30 लोग आइए, तो आप लोग गए नहीं। तो चुनाव आयोग कौन तय करने वाला होता है? तो सर 300 लोगों से तो बात नहीं हो सकती ना। अरे 300 लोग इलेक्शन कमीशन तक तो जा सकता है ना, वहां से फिर आप बुला लेते। उसमें से जिसको आपको बात करनी थी, इलेक्शन कमीशन तक जाके आपको एक कप चाय भी नहीं मिले, यहां आप बुलाइए। इतने लोग सब लोगों को थोड़े ही ऊपर बुला रहे हैं, लेकिन आने तो दे रहे हैं ना सबको। तो वहां इसमें क्या कठिनाई हो सकती है? जो मेंबर पार्लियामेंट है उसको आप इलेक्शन कमीशन में घुसने नहीं दीजिएगा। ये कहां का तब तो सर्वदलीय बैठक हो तो सारे एमपीज वहां पर आए। नहीं, सर्वदलीय आप भी उनके स्पोक्स पर्सन नहीं की तरह नहीं, बात कर रहे अब हैं। आप ये कह रहे हैं मतलब अब आप ये कह रहे हैं, इस लॉजिक अब का आप ये कोई कह आधार सकते नहीं। हैं। नहीं, देखिए कि कहीं भी बात होगी तो यहाँ हम लोगों के साथ मिलेगा ना 25-50 उपेंद्र बाबू के साथ आए जो लोग, तो उपेंद्र बाबू को यहाँ बुलाइएगा, हमको यहाँ बुलाइएगा, लेकिन जो लोग आए हैं उनको तो बैठाए हैं आप यहाँ। तो इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा अच्छा, पता नहीं, हम तो लोग तो कई बार गए हैं, उनका नीचे एक रिसेप्शन है, वहां तक जाने में क्या परेशानी है? लेकिन आप पहले से ये हो जाइएगा कि नहीं, किसी को आने नहीं देंगे, मेंबर पार्लियामेंट को आने नहीं देंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन थोड़ा ही रह गया। एनीवे, चलिए अब आगे बढ़िए। ठीक है, वहां से आगे बढ़ते हैं। चुनाव का है, एनडीए बार बार ये कह रही है, फिर वही 90 के दशक में एनडीए जा रहा है कि जंगल, अगर इन लोगों को आप मौका देंगे तो फिर बिहार 25 साल पीछे चला जाएगा, जंगल राज की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपके दौर के और 90 के दशक के नरसंहारों की बात याद सुन दिलाई जा लीजिए। नरसंहारों का, बलात्कार का, चोरी का, डकैती का, ये 20 साल पहले की सरकार की बात लोग करते हैं। 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ वो इस बार वोट करेगा। वो तो नहीं देखा कि पहले क्या सरकार थी। और उस सरकार के मुकाबले, मैं कोई नहीं कह रहा हूं, उपेंद्र बाबू बैठे हैं, हम लोग एक ही जगह रहते हैं, वहां से 200 गज की दूरी पर नीति आयोग है। और नीति आयोग, आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के मातहत काम करता है और हर 3 महीना और 6 महीना पर भिन्न भिन्न राज्य सरकारों के कामकाज का लोखा जोखा प्रकाशित करके देता है, जो हम लोग समझ पाते हैं। और इस तिमाही का जो रिपोर्ट है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में बिहार 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर, शिक्षा का कभी भारी केंद्र हुआ करता था बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय जब था, इतिहास में अगर जाएंगे तो दुनिया भर के बच्चे उस विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे। वही बिहार 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर, स्वास्थ्य सेवा में 28 बड़े राज्यों में 28वें स्थान पर,
और एक दो अगर छोड़ दीजिएगा तो प्रायः सभी मानकों पर बिहार अंतिम पायदान पर खड़ा है। तो इसको बिहार के लोग किस रूप में लेंगे और उपेंद्र बाबू जब यहाँ आएंगे तो किस तरह से डिफेंड करेंगे, वो भी शिक्षा मंत्री रहे हैं एनडीए के गवर्नमेंट में, उनको दिक्कत होगी ये वर्स्ट केस को बेस्ट तरीके से डिफेंड करने में, और किसी को भी दिक्कत होगी। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर कहीं और का आंकड़ा, क्राइम ब्यूरो का आप निकालिए, अब तो फोन में सब जगह ये है, नीतीश जी के हुकूमत में 53,000 से ज्यादा हत्याएं केवल हुई हैं इसी राज्य में, और उत्तर प्रदेश के बाद कहीं सबसे ज्यादा हत्या हुआ है तो बिहार है। तो आप किस तरह से आकलन करते हैं ये तो आप जानिए, आपका कशिश न्यूज का जो चैनल है। आकलन तो वही हो रहा है जो हो रहा है, तो वो उनका आरोप है। नहीं, वो आरोप हम आपसे बात कर रहे हैं। ये सही नहीं है कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना तक यही बिहार 27% चीनी नेशनल किटी में देने का काम करता था। आप निकाल के देख लीजिए। और आज प्रायः सभी चीनी मिलों के चिमनी से धुआं निकलना बंद हो गया। प्रधानमंत्री जी आए थे मोतिहारी में, भाषण दिया था उन्होंने कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो इसी बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं भी निकलेगा और आप लोगों के साथ इसी चीनी मिल के चीनी से निकला हुआ चीनी का चाय पीऊंगा और आप भी पिएंगे। 10 साल वो भी गुजर गया, 11 साल हो गया। तो नीतीश जी का राजपाट, नीतीश जी पहले वाले नीतीश जी रहते तो सत्ता छोड़ देते। जिस स्थिति में ये राजपाट चल रहा है उसमें पहले वाले नीतीश जी रहते तो उपेंद्र बाबू जैसे व्यक्ति को आगे बढ़ा देते, किसी और को आगे बढ़ा देते, लेकिन इस तरह का सरकार नहीं चला। आप हमला उपेंद्र कुशवाहा जी पर कर रहे हैं, लेकिन अब एक आखिर में सर नहीं कर रहे हैं सर आखिर में कि सीएम फेस नहीं क्लियर हुआ है महागठबंधन का, लेकिन डिप्टी सीएम दावा कर रहे हैं कि हम ही डिप्टी सीएम होने वाले हैं, मुकेश सहनी। और राहुल गांधी से जब तेजस्वी यादव को लेकर पूछा जा रहा है तो हुआ कि चुनाव के बाद ये फैसला होगा। सचिन पायलट आए थे तो उन्होंने भी कहा कि चुनाव के बाद नहीं। फैसला देखिए, होगा। सब लोग, आप भी जानते हैं कि सीएम फेस कौन है महागठबंधन का, तो दिक्कत हम लोग भी सब जानते हैं कि सीएम फेस कौन है। तो दिक्कत क्यों है? जो बड़ी पार्टी है होती है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अब देश में चुनाव होगा और हम लोगों की महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उसमें राहुल जी के अलावा कौन हो सकता है? राहुल जी ही होंगे। राहुल जी टाल क्यों गए सवाल तेजस्वी वाला? नहीं टालेंगे, अब नियत समय पर वो भी बता देंगे। अभी सीटों का बंटवारा हो जाने दीजिए, तय हो जाएगा। लीडर ऑफ ओपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव, अभी एक कमेटी जिसको हेड करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। 2020 में महागठबंधन के फेस थे तेजस्वी प्रसाद यादव। 75 सीट असेंबली में आरजेडी का। तो ये कोई छिपी हुई बात है? ऐसा तो है नहीं। कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीटों का? किसको? पूरे आप अपने नहीं, गठबंधन बातचीत का? में ही मेरे अध्यक्ष से पूछिएगा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष आपकी भूमिका क्या होगी हैं। सर? आपकी भूमिका क्या होगी? मेरी भूमिका, जहां कोई कठिनाई होगी, जहां हमको लगाया जाएगा, वहां मैं आगे खड़ा होकर काम करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का एक वर्कर हूं। कॉन्फिडेंट हैं इस बार? फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं। अरे आप लोग भी एनालाइज करते होइएगा ना, पिछला बार 39 सीट एनडीए जीता था, 1 सीट केवल लोकसभा में हम लोगों को आया था। फिर बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय केवल 12,000 वोट का डिफरेंस था एनडीए और महागठबंधन में। इस बार तो 1/4 सीट हम लोग लोकसभा में जीते हैं। उनकी सीटें घटी हैं, 39 से 30 पर चले आए। 10 सीट हम लोगों के पास है, तो ये 10 सीट मतलब 10 लाख वोट ज्यादा आएगा उन लोगों से। चलिए, बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कशिश न्यूज के कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े।